नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एस. सलरेजा, एचओडी दर्शन शास्त्र विभाग, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो डीएसई में हमारे कोर्स में है ओशो का शिक्षा दर्शन। ओशो का शिक्षा दर्शन समझने के लिए हमको ओशो की बेसिक फिलॉसफी को जानना जरूरी है। तो आज हम ओशो के बेसिक यानी मूल दर्शन पर एक विचार विमर्श करेंगे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1971 में जब भारत बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था, जोश से भरे हुए युद्ध विजेता भारत में पहले मुंबई और फिर पुणे में एक ऐसे चिंतक का उदय होता है जो जबलपुर में प्राध्यापक पद की नौकरी को छोड़कर अपने सारे सर्टिफिकेट को आग लगाकर आया हुआ है। वो दिखने में साधु सन्यासियों की तरह है, परंतु उसके विचार परंपरा विरोधी प्रतीत होते हैं। वो बुद्ध, महावीर, गीता, उपनिषदों पर तो बोलता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो भोग और सेक्स पर भी बोलता है। वो त्याग और संयम को दमन बताता है, विवाह और परिवार को अनावश्यक कहता है। धीरे धीरे उसके पहरावे में परिवर्तन होता है। अब वो डिजाइनर कुर्ते पहनता है, हीरो से जड़ी हुई घड़ी और हीरो से जड़ी हुई टोपियां पहनता है। उसके पास एक बहुत बड़ा आश्रम होता है और उस आश्रम में अलग अलग देशों से आए हुए युवा दिखते हैं जो काले बड़े मनकों की माला पहने हुए पेंडुलम में उसकी हंसती और मुस्कुराती हुई तस्वीर को रखते हैं। उसके पास महंगी गाड़ियों का काफिला होता है, खुद के जेट विमान होते हैं। ये विचारक जो है वो ओशो है, जिनका पूरा नाम भगवान रजनीश था। मेरे प्रिय आत्मन और आप सबके भीतर बैठे हुए आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं से अपने स्पीच को प्रारंभ और अंत करने वाले ओशो की छवि विवादास्पद है। ओशो को सेक्स गुरु या फिर ओशो को अमीरों का गुरु कहा जाता है। अब यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ओशो सेक्स गुरु हैं? इस प्रश्न पर विचार करना जरूरी है। यदि हम ओशो के पूरे दर्शन का या ओशो की किताबों का अध्ययन करते हैं तो हमको यह पता चलता है कि ओशो ने भोग और सेक्स पर बहुत ज्यादा बोला है, लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक यह अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ओशो भोग और सेक्स से प्रारंभ जरूर करते हैं, लेकिन भोग और सेक्स अंत में उनका नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ओशो की जो मेथोडोलॉजी है वो तंत्र से प्रभावित है। ओशो कहते भी है कि जब मैं कहता हूं कि संभोग और समाधि एक साथ जुड़े हुए हैं तो मैं तंत्र को ही प्रस्तावना देता हूं। और ओशो कहते हैं कि 5000 वर्षों में तंत्र ही एक ऐसी परंपरा है जिसने काम को समग्रता से स्वीकार किया है। तो ओशो अपने दर्शन में भोग और सेक्स को प्रारंभिक साधन के रूप में आधार बनाते हैं। ओशो कहते हैं कि मेरी लगभग 400 किताबें हैं, अब तो 600 किताबें हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक किताब सेक्स पर बोली गई है और लोग सिर्फ उस पुस्तक की चर्चा करते हैं। 399 जो पुस्तकें उन पर कोई चर्चा नहीं करता। तो यदि ओशो सेक्स से प्रारंभ करते और सेक्स पर समाप्त करते तो ओशो सेक्स गुरु कहे जा सकते थे, परंतु वो भोग और सेक्स से प्रारंभ जरूर करते हैं, पर एक स्तर पर वो भोग और सेक्स खत्म हो जाता है और फिर दूसरा जीवन का तल या स्तर शुरू हो जाता है। इसलिए ओशो को सेक्स गुरु कहना उचित नहीं है। तो वास्तव में एक और भी चिंतन की बात है कि ओशो पर आज तक कोई शोध कार्य क्यों नहीं हुआ। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत में टाट और बोरा पहनने वाले, गंदी गंदी गालियां देने वाले, साफ सुथरे न रहने वाले लोगों को पीर, फकीर, सिद्ध पुरुष, महात्मा बोलकर आदर सम्मान दिया जाता है, पर ओशो में वो क्या चीज है कि वो गले से नीचे उतर नहीं पाते। ओशो ने सामाजिक, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत समस्याओं पर मौलिक कार्य किया है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिन पर उनकी विचारधारा या उनके विचारों में एक
अलग तरह का दृष्टिकोण न दिखलाई पड़ता हो, किंतु फिर भी न तो दर्शन के क्षेत्र में न तो शिक्षा के क्षेत्र में ओशो को कोई महत्व दिया गया। सवाल उठता है कि एक ऐसा विचारक, उसके पीछे कारण क्या है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो पहला ये है कि ओशो के विचार उनके पुस्तकों में जगह जगह बिखरे हुए हैं और परस्पर विरोधी भी हैं। दूसरा, उनकी विवादास्पद छवि है। तीसरा, वो कहते हैं कि मेरा कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। चौथा, वो ये कहते हैं कि एक ही शाम को 100 बार मैं अपनी बातों का खंडन कर सकता हूँ। तो इसीलिए ओशो के दर्शन पर काम करने में थोड़ी कठिनाई होती है। परंतु आप सोचकर देखिए कि एक ऐसा विचारक जिससे बहुत सारे देश इसलिए डरते हैं कि अगर वो उनके देश में आ गया तो उनके तर्कों से उस देश की संस्कृति और धर्म खत्म हो जाएगा। एक ऐसा विचारक जो कहता है कि मेरा अनुसरण नहीं करिए, किसी का भी अनुसरण नहीं करिए। एक ऐसा विचारक जो मजहब विहीन साधक या पंथ विहीन सन्यासी बनाने की एक मौलिक अवधारणा को प्रस्तुत करता है। तो मेरे हिसाब से ओशो के दर्शन पर बहुत गहराई पूर्वक शोध किया जाना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जानने के लिए हैं। तो ओशो पर अगर हम शोध कार्य प्रारंभ करें तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ओशो की जो शोध पद्धति है, रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ ओशो क्या है। तो ओशो ने जगह जगह जो व्याख्यान दिए हैं उनमें उन्होंने अपनी एक शोध पद्धति का वर्णन किया है, जो कि है जोरबा द बुद्धा। जोरबा द बुद्धा क्या है? जोरबा और बुद्धा दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु वो एक साधक की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। जोरबा जो है मनुष्य के अंदर जो आदिम नैसर्गिक भोग की प्रवृत्ति है उसका प्रतिनिधित्व करता है, और बुद्धा जो है वो त्याग और ध्यान का प्रतिनिधित्व करता है। ओशो कहते हैं कि जोरबा के अंदर बुद्ध का बीज छुपा हुआ है। अगर सहजता पूर्वक भोग किया जाए और साथ में ध्यान किया जाए तो धीरे धीरे जोरबा की भोग प्रवृत्ति में रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वह प्रवृत्ति बुद्धा या बुद्धत्व की ओर ले जाती है। तो सवाल उठता है ये कि इसे दोनों को उन्होंने अलग अलग क्यों बतलाया? इसे दोनों को उन्होंने इसलिए अलग अलग बतलाया कि वो कहते हैं कि ये एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसके दो रूप हैं, दो तल हैं। एक को उन्होंने जोरबा बोला और एक को उन्होंने बुद्धा बोला। इसके लिए हमें ओशो के मूल दर्शन को समझना पड़ेगा। ओशो का जो दर्शन है वो इस डायग्राम से, ओशो के दर्शन को इस डायग्राम से स्पष्ट किया जा सकता है। ओशो के दर्शन में जिस तरह से मैंने आपको बतलाया कि जोरबा अगर सहजता पूर्वक भोग करता है और ध्यान करता है तो उसमें रूपांतरण होता है और उसकी ऊर्जा का आरोहण होता है और वो बुद्धत्व की ओर जाता है। उसी प्रकार से जब हम दर्शन को पढ़ते हैं तो दर्शन में तत्व मीमांसा में दो सिद्धांत मुख्य हैं। पहला सिद्धांत जड़वाद और दूसरा सिद्धांत प्रत्ययवाद या अध्यात्मवाद। मटेरियलिज्म या जड़वाद मानता है कि मूल तत्व जड़ है। रियलिज्म या अध्यात्मवाद या प्रत्ययवाद मानता है कि मूल तत्व चेतन है। ओशो कहते हैं कि ये जो जड़ और चेतन का भेद किया गया है वास्तव में यह अवधारणा अपने आप में गलत है। वो कहते हैं कि जड़ या पदार्थ और चेतन ये दोनों भी उस ऊर्जा से बंधे हुए हैं। उसके ऊर्जा के दो तल हैं, एक मैटर एनर्जी है और एक कॉन्शियसनेस एनर्जी है। ओशो की एक किताब है, एक नई मनुष्यता का जन्म। इस किताब में रेफरेंस अगर हम पढ़ें तो उनके दर्शन को उन्होंने स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि पूरा अस्तित्व जो है उसमें पदार्थ और चेतना दोनों एक साथ है। केवल एक ऊर्जा ही है जो दो रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। जब ऊर्जा शुद्ध होती है वह अपने आप को चेतना के रूप में अभिव्यक्त करती है, और जब वह अशुद्ध कच्चे रूप में सघन हो जाती है तो वह पदार्थ के रूप में दिखलाई पड़ती है। लेकिन पूरा अस्तित्व कुछ भी नहीं वरन बस एक ऊर्जा क्षेत्र है। इस तरह से हम देखें तो ओशो कहते हैं कि मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों अलग अलग नहीं है, एक एनर्जी या एक ऊर्जा से बंधे हुए हैं। वो किसी भी तरह के भेद को ओशो जो है
वो स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि अतीत में एक ऐसा दार्शनिक, ऋषि, विद्रोही, रहस्यदर्शी नहीं हुआ जिसने इसे एकता की घोषणा की हो। सभी मनुष्य को विभाजित करने के पक्ष में थे और एक भाग को सच्चा और दूसरे भाग को झूठा कहते थे। इससे पूरी पृथ्वी में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया जो मनुष्य के विचारों, भावों और कार्यों में कोई तारतम्य नहीं रह गया। इस तरह से हम देखें तो ओशो किसी भी तरह के भेद को अस्वीकार करके एक एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, और इस उनके विचार से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि ओशो दर्शन समग्रता को पूर्ण सत्य मानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ओशो कहते हैं कि जो अलग अलग भेद हैं, जैसे शरीर और आत्मा का भेद, परमात्मा और पदार्थ का भेद, जड़ और चेतन का भेद, धर्म और विज्ञान का भेद, ये सही नहीं है। ये सारे ऊर्जा के अलग अलग तल या अलग अलग स्तर हैं। ओशो की एक और किताब है शिक्षा में क्रांति, उसमें वो स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं, ये रेफरेंस जो है पेज नंबर 487 में दिया हुआ है। वो कहते हैं कि मैं पूर्ण सत्य के पक्ष में हूँ और पूर्ण सत्य सब विरोधों को आत्मसात कर लेता है, सब तरह के कंट्राडिक्शंस को अपने भीतर ले लेता है। पूर्ण सत्य में कुछ भी निषेध नहीं होता, कुछ भी निगेट नहीं होता। पूर्ण सत्य में दो परस्पर विरोधी बातें दिखाई पड़ती हैं थी, धर्म और विज्ञान, आत्मा और शरीर, बाहर और भीतर, पदार्थ और परमात्मा, जीवन और मृत्यु, सब समाहित हो जाते हैं। पूर्ण सत्य में सब विरोध मिल जाते हैं। असल में पूर्ण सत्य विरोधों के बीच पैदा हुई हार्मोनी का अनुभव है। इस तरह से अगर हम देखें तो ओशो जो है वो ये मानते ही नहीं कि दुनिया में अलग अलग तरह की जो चीजें दिख रही कंट्राडिक्टरी, वो भिन्न भिन्न है, वो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, उस एनर्जी से बंधी हुई है। ओशो के इस दार्शनिक मान्यता के आधार पर अगर हम ओशो के दर्शन को कोई नाम देना चाहें तो ओशो के दर्शन को यह नाम दिया जा सकता है कि ओशो सिर्फ एक एनर्जी को मानते हैं, इसलिए उनका दर्शन अद्वैत दर्शन कहलाया जा सकता है। दूसरा, उस अद्वैत को, उस बुद्धत्व को, उस पूर्ण सत्य को, उस समग्रता को समझने के लिए वो सबसे मूल माध्यम ध्यान को बतलाते हैं। तो ओशो के दर्शन को अद्वैत अंतःअनुभूतिवाद या अद्वैत ध्यानानुभूतिवाद ये नाम दिया जा सकता है। तो ये जो है वो ओशो का मूल दर्शन है जिसे मैंने कंपाइल करके आपको बतलाने की कोशिश की है, और आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।